अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय बैक्टीरिया। तो आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो कि सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उससे कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अंदर एंटर हो सकते हैं और कुछ एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। सबसे पहले बताएं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ये होती है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएंगे और इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें मॉलिक्यूल्स अपने एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं और इसमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम कहते हैं अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है ना, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कराती है कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की और कुछ मॉलिक्यूल्स को एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट कराती है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एग्जांपल आ जाती है डिफ्यूजन, जो कि आप सबको पता है कि डिफ्यूजन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब क्रॉस होते हैं तो वो ऑस्मोसिस के ज़रिए से क्रॉस होते हैं और कुछ छोटे लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स तो इजीली अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के बाकी कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए से गुजरते हैं। ठीक है, जैसे कि लिपिड प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए से गुजरते हैं। ठीक है, अब ये मूव करते हैं बाय सिंपल और पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए से। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे मेम्ब्रेन को एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, इस पिक्चर को देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर देखें आप, ये पैसिव डिफ्यूजन है कि हमारे पास अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इतना सा एरिया और इसके ये बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंटरनल एनवायरनमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो अब सोल्यूट्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली दे विल क्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड दिस मूवमेंट विल बी कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट और दिस इज़ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है ना दो साइडों पे, तो उसे कहते हैं ये ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो ये जो है मॉलिक्यूल्स अपने एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते रहेंगे जब तक कि एक दोनों साइडों पर इसकी अमाउंट सोल्यूट की इक्वल नहीं हो जाती, एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता और ग्रेडियंट डिमिनिश हो जाता, जब तक डिमिनिश नहीं होगा, यानी कि ग्रेडियंट ख़त्म हो जाएगा और दोनों साइड पे अमाउंट एक जितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास कहते हैं कि इसमें अभी सोल्यूट्स होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल पैसिव डिफ्यूजन की तरह ही है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि इसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये एक प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पोर्टर और परमीएज। ठीक है, और इसमें भी जो सब्सटेंसेस, ये सोल्यूट्स की मूवमेंट होती है वो अपने एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही होती है और इसमें भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पर जो है सोल्यूट मॉलिक्यूल आप देखोगे तो ये यहाँ पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास कैरियर मॉलिक्यूल होगा ना, वो सबसे पहले ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव करेगा इस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड वाली साइड पे और फिर वहाँ पर इस कैरियर प्रोटीन के साथ इसके कैरियर सोल्यूट के साथ, सॉरी, इस सोल्यूट के साथ जाके ये सोल्यूट जो है वो कैरियर के साथ जाके कंबाइन कर देगा। फिर उसके बाद ये जो है बाइंड हो गया, तो अब हमारे पास बन गया सोल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स। फिर ये सोल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रांसलोकेट होगा, यानी कि मूव करेगा और फिर उसके बाद इसकी कन्फर्मेशन थोड़ी सी, यानी कि इसकी जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ी सी चेंज होगी और जब और साथ ही साथ ही कन्फर्मेशन भी चेंज आएगी। देखिए पहले इसका अगर आप देखें तो ये जो बाइंडिंग साइट है बिल्कुल राउंड है, लेकिन यहाँ पर इसकी बाइंडिंग साइट में थोड़ा सा चेंज आया है। जब इसकी बाइंडिंग साइट चेंज हुई है, ये क्यों हुई है, इसकी कन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से। जब ये चेंज होगी तो इसकी वजह से इसने अपने सोल्यूट को उतार दिया।
एब्सोल्यूट मॉलिक्यूल यहाँ से उतर जाएगा, ठीक है। तो फिर ये दोबारा से जो है वापस चला जाएगा मेम्ब्रेन में और दोबारा से रीयूज़ होगा। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबली कंबाइन करता है सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी कि ये उतर भी जाते हैं सोल्यूट मॉलिक्यूल और इसके साथ अटैच भी हो जाता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, अगर आप सपोज कर लें कि दीज आर द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स और ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स की एंट्री जो होती है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए होती है। अच्छा, ये यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पैसिव डिफ्यूजन के मॉलिक्यूल्स की निस्बत थोड़े से बड़े होते हैं और ये इतनी ईजिली नहीं मूव कर सकते, तो इनको कैरियर के ज़रिए से लेके जाया जाता है अंदर, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना हमारे पास बैक्टीरियल सेल के ज़रिए ज़्यादा बैक्टीरिया में होता है, लेकिन ये वाला जो मैकेनिज़्म है ये यूकैरियोटिक सेल में नहीं देखा जाता। ये वाला मैकेनिज़्म इतना ज़्यादा यूकैरियोटिक सेल में कॉमन नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये वाला जो मैकेनिज़्म है यूकैरियोटिक सेल में कॉमन है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में रेयर है, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि ये वाला जो मेथड है ना इसमें भी एनर्जी बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं होती, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैंने आपको पढ़ा दिया। देन आ जाता है ग्रुप ट्रांसलोकेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखना है कि ये किस तरीके से होता है ग्रुप ट्रांसलोकेशन। 1 मिनट, ये इधर से हो जाएगा, ठीक है जी। ये ग्रुप ट्रांसलोकेशन है हमारे पास, ठीक है। इसमें ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एंड इंटरनल, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हो कि इसमें ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं और इन शुगर मॉलिक्यूल्स की एंट्री होगी मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये जो ग्रुप ट्रांसलोकेशन मेथड होता है ना ये भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मेथड है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होता है ना, ये केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म में एंटर होता है, ठीक है। जब ये पहले शुगर था, जब ये मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो गया ना तो इसके ऊपर फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो गया, तो ये शुगर फॉस्फेट बन गया। यानी कि जब एंट्री पर ये केमिकली मॉडिफाई हो जाता है, तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि शुगर के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह का जो ग्रुप ट्रांसलोकेशन मेथड होता है ना, इसकी एक एग्जाम्पल तो ये है, इसकी और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो हम एग्जाम्पल अभी पढ़ने लगे हैं ना इसका नाम है फॉस्फोइनोल डिपेंडेंट शुगर फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम, ठीक है। इसका नाम है जो कि यहाँ पर इसमें पिक्चर में नहीं सही नज़र आ रहा, ठीक है। बुक से देख लीजिएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट डिपेंडेंट शुगर फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम। अब इसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्यों कहते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, ये देखें ये हमारे पास पेप है, पेप मीन्स फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये इस पर डिपेंड करता है। और इस पर डिपेंड करता हुआ ये हमारे पास शुगर के साथ जो कि फॉस्फेट लग जाएगी, तो ये शुगर फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम है, पेप डिपेंडेंट शुगर फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम, ठीक है। अब हमारे पास ये मेथड जो ये जो ग्रुप ट्रांसलोकेशन होती है बहुत सारे बैक्टीरियल जेनरा में हम देखते हैं, और इसके ज़रिए से शुगर की ट्रांसपोर्ट हो सकती है, और अगर शुगर के साथ कोई भी डेरिवेटिव लगा हुआ है, शुगर का डेरिवेटिव है कोई भी, तो उसकी भी ट्रांसपोर्ट इसके ज़रिए से हो जाती है, ठीक है। अब फॉस्फोट्रांसफरेज जो सिस्टम होता है इसमें कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें आप देखें ये ENZ2 लिखा हुआ है, ये एंजाइम 2 है, और ये है ENZ1 एंजाइम 1, ठीक है। अब ये दो आपको एंजाइम इसमें नज़र आ रहे हैं। एंजाइम 2 जो है ना वो मेम्ब्रेन मोड एंजाइम है क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, और एंजाइम 1 जो है ना वो साइटोप्लाज्म में है, अंदर वाली साइड पर साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया के, उसके अंदर पाया जाता है और ये सॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप इसके मेथड में होता है ना वो हमारे पास ये होता है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है ना वो कंबाइन करता है HPR के साथ, ठीक है। HPR ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। HPR जो है ये और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये आप इसमें कंबाइन करेंगे, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या होगा कि जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है इसकी ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो उतर जाएगा और वो इस HPR के साथ लग जाएगा। पीछे जो इनोल पायरुवेट है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये है कि HPR के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाएगा और पायरुवेट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर से भी देख सकते हैं, ये देखिए इस इक्वेशन में इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन है पेप प्लस HPR और इसमें एंजाइम 1 इन्वॉल्व है, इन दोनों को आप इसमें रिएक्ट करवाने में, और इसके अंदर में पायरुवेट बना और फॉस्फो HPR बना, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो पहला स्टेप था।
ठीक है, कि सबसे पहले हमने क्या किया कि साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन पड़ी हुई है जिसको कहते हैं हीट स्टेबल प्रोटीन, ठीक है ना, हीट स्टेबल कैरियर प्रोटीन है ये, ठीक है। हीट स्टेबल कैरियर प्रोटीन को पहले हम फॉस्फोराइलेट करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप ये पेप का उतार के इसके साथ लगा देंगे। अब इसके साथ ये देखें ये बॉन्ड है, ये फॉस्फेट लग गया है, और ये बॉन्ड जब इस तरह शो होता है ना, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। अब ये एक्टिवेट हो गई जब इसके साथ फॉस्फेट लग गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जब इतना सा काम होगा ना, इसी दौरान ये में हमारे पास यहाँ पर ये जो शुगर है ना, ठीक है, ये एंजाइम 2 के साथ अटैच होगी। सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया ये इतना सा काम इधर हो रहा होगा, और उसी दौरान ये में हमारे पास मेम्ब्रेन का जो एंजाइम 2 होगा ना, वो इस शुगर के साथ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये शुगर और एंजाइम 2 कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद ये इस एंजाइम 2 ने जाके यहाँ पर शुगर को उतार देना है, ठीक है। जब यहाँ से शुगर उतर जाएगी तो फिर शुगर जो होगी ना वो इस एक्टिवेटेड HPR के साथ कंबाइन करेगी, ठीक है। और फिर इस शुगर क्या करेगी, इसका फॉस्फेट ले लेगी। अब इस रिएक्शन को जिसमें शुगर का एक्टिवेटेड HPR के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पर एंजाइम 2 इस को कैटालाइज कराएगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर ये उतर जाएगा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास सल्फ़र शुगर ने क्या ले लिया, फॉस्फेट ले लिया, ठीक है। और ये हमारे पास शुगर फॉस्फेट की फॉर्म में आ गया, और एंजाइम 2 जो है वो दोबारा से रीयूज़ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये वाला जो लास्ट स्टेप है जिसमें शुगर की फॉस्फोराइलेशन होती है, यहाँ पर कोई एंजाइम 3 इन्वॉल्व है, ठीक है ना, जो कि ये रिएक्शन करवाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी रिएक्शन को जिसमें एंजाइम 2 ने शुगर को HPR फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करवाया है, और उसके नतीजे में शुगर फॉस्फोराइलेटेड शुगर बनी है, और HPR जो है दोबारा से रीजनरेट हो गया है। इसी को हम इक्वेशन की फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, फॉस्फोनिल पायरुवेट HPR एंजाइम 1 इन्वॉल्व है, पायरुवेट और फॉस्फो HPR, ठीक है। ये रिवर्सिबल है क्योंकि दोबारा से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। वो कहते हैं कि एंजाइम 1 और HPR जो है दोनों सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये आपको मैंने पिक्चर ये वाली दिखानी थी। देन ये वाली इक्वेशन, ठीक है। शुगर जो है हमारे पास आउटसाइड द सेल थी और इसके साथ फॉस्फो HPR लगा, ठीक है। ये शुगर जो है जो कि आउटसाइड द सेल है, इसके साथ क्या लगा है, फॉस्फो HPR, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इस पूरे में शुगर को अंदर लाने में एंजाइम 2 इन्वॉल्व है, इसलिए इधर एंजाइम 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या बना आपके पास, शुगर फॉस्फेट बन गई, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना आपके पास, HPR बन गया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एंजाइम 1 जो आपने पिछले इक्वेशन में देखा था, इज़ पार्शली मॉडिफाइड फ्रॉम सेवरल बैक्टीरिया इंक्लूडिंग E. coli। कहते हैं एंजाइम 1 को आइसोलेट किया गया है और उसको थोड़ा बहुत तब्दील भी किया गया है। इसके अलावा साल्मोनेला ट्राइफिमोरियम से भी ये निकाला जा चुका हुआ है, ठीक है। HPR जो है ये प्योरीफाई की जा चुकी है, और इसका होमोजीनियस जो है मिक्सचर बनाया जा चुका है बहुत सारी बैक्टीरिया से, यानी कि बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म में इसको होमोजीनाइज किया जा चुका है। मैनिटोल एंजाइम 2 जो है, ये मैनिटोल एंजाइम 2 जो है वो डिस्कवर हुआ है, प्योरीफाई हुआ है E. coli में, ठीक है। अब ओवरऑल जो रिएक्शन है, जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम जो शुगर अपटेक है उसका क्या है, दैट इज़ पेप। ये ओवरऑल इक्वेशन है इसकी। इसमें है हमारे पास फॉस्फेनोल पायरुवेट है, शुगर जो बाहर होती है, इसमें एंजाइम 1 और एंजाइम 2 इन्वॉल्व होते हैं, HPR भी इसमें इन्वॉल्व होती है, और इसके साथ ओवर शुगर फॉस्फेट बन जाती है और पायरुवेट बन जाता है। एक इधर यहाँ पर मैग्नीशियम भी इस पूरे रिएक्शन को कैटालाइज करता है, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। इसके अलावा और भी ग्रुप ट्रांसलोकेशन प्रोसेस की एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कि एडेनिन की एंट्री भी शुगर की तरह, जिस तरह शुगर की एंट्री होती है इस तरह एडेनिन की एंट्री भी होती है, और इस तरह ब्यूटारेट की एंट्री भी होती है। लेकिन जब ये अंदर एंटर होते हैं तो ये केमिकली मॉडिफाई हो जाते हैं। एडेनिन मॉडिफाई होकर बना देता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ब्यूटारेट मॉडिफाई होकर बना देता है ब्यूटाराइल कोएंजाइम A। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखें। ओके, नेक्स्ट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि इसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, और इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। कहते हैं कि शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स और कई आयंस जो होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मूव करते हैं। इसमें 3 स्टेप्स हैं, तो तीनों स्टेप्स को ज़रा हम पिक्चर के ज़रिए से देख लेते हैं, ठीक है। जो पहला स्टेप है उसमें ये है कि सोल्यूट जो है वो रिसेप्टर साइट पे अटैच होगा कैरियर प्रोटीन की,
ठीक है। अब हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर ये कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन चूँकि मेम्ब्रेन में है लिहाजा ये मेम्ब्रेन बाउंड कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। और इस कैरियर प्रोटीन की एक्टिव साइट ये है, इसकी एक्टिव साइट के साथ यहाँ पर सोल्यूट आगे अटैच करेगा, ठीक है। ये तो पॉइंट 1 था। नंबर 2 पॉइंट क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ द सोल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब हमारे पास जब इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो अब सोल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फिर बाइंडिंग होने के बाद में वो ट्रांसलोकेट करेगा, यानी कि मूव करेगा इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। देन क्या होगा कि ट्रांसलोकेशन के साथ हम एक रिएक्शन को जोड़ेंगे, ठीक है, कपल करेंगे। कपल किसे करेंगे, हम एटीपी की ब्रेक डाउन करवाएंगे जो कि एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन, इसमें एनर्जी का रिलीज़ हुआ बहुत ज़्यादा, और इस तरह जब एनर्जी रिलीज़ हुई तो उस एनर्जी के रिलीज़ की वजह से ये जो हमारा कैरियर है ना, इसकी कन्फर्मेशनल चेंज प्रोड्यूस होगी। कन्फर्मेशन चेंज की वजह से अब इसके ऊपर से ये सोल्यूट उतर गया, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग साइट है उसकी इस सोल्यूट के लिए अफिनिटी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास थे तीनों पॉइंट्स, ठीक है। अब कहते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की माइक्रो ऑर्गेनिज़म में, ठीक है। तो इसको जो है मुख्तलिफ इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मिचेल की केमियोस्मोटिक थ्योरी के ज़रिए से, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास पिक्चर हम बुक से देखेंगे। जी देखें यहाँ पर ये आपके पास ये देखें, इन्होंने बताया कि क्या मैकेनिज़्म है मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। हाउ रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इज़ कपल्ड टू एंड ड्राइव्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक क्या है, मेटाबॉलिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि हम मिचेल की एक जो है केमियोस्मोटिक थ्योरी को इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इनसाइड सेल आउटसाइड सेल, आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो रही थी, ठीक है, जिसके नतीजे में जो प्रोटॉन्स थे वो बाहर की तरफ पंप किए जा रहे थे। वो क्यों बाहर की तरफ पंप किए जा रहे थे, क्योंकि कैरियर्स जो थे ना, जिनसे जब इलेक्ट्रॉन्स पास किए थे तो कैरियर्स एक्साइट हो गए थे और उन्होंने प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ पंप कर दिया था, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी तो एडीपी बनेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, एनर्जी इधर भी मिलेगी और इस एनर्जी की वजह से प्रोटॉन्स बाहर की तरफ पंप होंगे। बाहर जो है प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर जो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगी। जब प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगी तो अब इसमें ये फोर्स है कि ये प्रोटॉन्स जो होंगे वो दोबारा जब अंदर एंटर होंगे, पहले तो हमने देखा था ना कि एटीपी सिंथेटेज के ज़रिए के अंदर एंटर हुए थे प्रोटॉन्स, जिसके नतीजे में एटीपी बनी थी। तो अब यहाँ पर एटीपी सिंथेटेज से एंटर नहीं हो रहे, ये प्रोटॉन्स ऐसे ही अंदर जाएंगे और प्रोटॉन मोटिव फोर्स के ज़रिए से एंटर जाएंगे और साथ ही साथ अपने साथ जो है ये सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो भी होगा बाहर उसको भी अंदर लेके चले जाएंगे। जब अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपको कैरियर प्रोटीन यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। कैरियर प्रोटीन एक्चुअली ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद थी पहले इस तरफ थी और इसके साथ यहाँ पर सोल्यूट अटैच हुआ, साथ प्रोटॉन्स भी अंदर एंटर हुए और वो प्रोटॉन्स जब अंदर से गुजरे ना, उन्होंने एनर्जी प्रोवाइड की इस कैरियर प्रोटीन को कि ये जो है अंदर की तरफ जाए और जाके फिर सोल्यूट को उतारेगा, सोल्यूट उतरेगा भी इस एनर्जी की वजह से कि ये जो एनर्जी होगी प्रोटॉन मोटिव फोर्स इसकी कन्फर्मेशनल चेंज करवाएगी और इसकी वजह से ये प्रोटॉन उतर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इन प्रोटॉन्स की वजह से ही सोल्यूट जो है वो कैरियर के साथ जो है अंदर गया और बाद में उसके कन्फर्मेशनल चेंज आया और उसकी वजह से ये सोल्यूट उतर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास हमने क्या किया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह हुई है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी, एनर्जी के ज़रिए से हुई है और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुई है कि अंदर ऑलरेडी सोल्यूट्स काफ़ी ज़्यादा है जबकि बाहर सोल्यूट्स कम थे, लेकिन इसलिए फिर भी जो है ये इस मेथड के ज़रिए से अंदर एंटर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास कहते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। वो किस तरह देखेंगे, यहाँ पर ये पिक्चर में आपको नज़र आएगा, ये देखें ये ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इनके दरमियान में एक स्पेस होती है जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, ठीक है। इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में हमने देखा है कि बहुत सारी बाइंडिंग प्रोटीन्स, जैसे कि आपने पहले बाइंडिंग प्रोटीन देखी थी ना, बाइंडिंग प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। बाइंडिंग प्रोटीन आपने किधर देखी थी, ये एक बाइंडिंग प्रोटीन है जिसको हम कैरियर कह रहे हैं। इस तरह की बाइंडिंग प्रोटीन इसकी स्पेस के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है।
बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं, आयंस हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो आउटर मेम्ब्रेन से तो क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर इनर मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं होते, ठीक है। तो अब वो क्रॉस होकर जब इसकी पेरिप्लाज्मिक स्पेस में पड़े होंगे और उन्हें अंदर जाना है, तो अंदर कैसे जाएंगे कि जो भी यहाँ पर कैरियर प्रोटीन है वो स्पेसिफ़िकली उनके साथ बाइंड करेगी और फिर बाद में उनको अंदर लेके जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो कैरियर प्रोटीन है इसको आप पोर्टर नहीं कह सकते या परमियस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्टर है ना, ये पोर्टर इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्पेस में है, ठीक है। वो कैरियर जो कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में था वो हमारे पास पोर्टर था, ठीक है। फिर अब जब ये इसके साथ अमाइंस और अमाइनो एसिड्स वगैरह बाइंड कर जाएंगे तो फिर ये इनको अंदर लेके जाएगी। लेकिन ये क्या करेगी कि मिल के, अगर सपोज़ करें कि ये हमारे पास एक पोर्टर मॉलिक्यूल है, तो ये पोर्टर के साथ मिल के इसको भी इन्वॉल्व करेगी, जो कि आपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखा था। तो ये अपना जो भी प्रोटीन या जो भी इसके साथ जुड़ा होगा सोल्यूट, उसको इसको पास करेगी और फिर ये पोर्टर जो है वो इसको अंदर ले जाएगा बैक्टीरिया के। इसका मतलब है कि ये जो कैरियर प्रोटीन है यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस में ये इन कंजंक्शन काम करती है विद पोर्टर्स, ठीक है, मिलजुल के काम करती है इसके साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था मैकेनिज़्म ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, जो कि कपल्ड है विद मेटाबॉलिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।